एग्ज़ाम पर्पज़ से ही पढ़ लेते हैं। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है पर इसको अपन शॉर्ट में करते हैं। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, जो मेन रीज़न थे इसके, उसमें एक बड़ा रीज़न ये है कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। एक था जो जिनको स्टेट बोला गया, क्या स्टेट्स बोला गया। सबसे जो पहला था, जो अपर मोस्ट हुआ करते थे, वो क्लर्जी होते थे, जो कोर्ट में जो रहते, कोर्ट चर्च में जो रहते थे, चर्च में वो क्लर्जी कहलाते थे। दूसरा नोबल्टीज, और थर्ड कॉमन, जो कॉमन लोग होते थे, जैसे कोई बिजनेसमैन हुआ। थर्ड में भी इन्होंने 3 कैटेगरी, बिजनेसमैन, पीजेंट की अलग बना रखी थी और लैंडलेस वालों की अलग। हालांकि पीजेंट लैंडलेस होते हैं, ये फार्मर की अलग बना रखी थी। फार्मर का अपना फील्ड होता है। अब जब ये क्लर्जी और नोबल्टी, इनको तो क्या है, थोड़ा अपर क्लास माना जाता था। ये स्पेशल प्रिविलेज भी हुआ करते थे, उनके स्पेशल ट्रीट किया जाता था इनको। और ये टैक्स भी नहीं देते थे, नो टैक्स। तो पूरा का पूरा जो टैक्स देना पड़ता था ये कॉमनर्स के द्वारा दिया जाता था। तो कॉमनर्स इतना सारा टैक्स देंगे तो फिर कॉमनर पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा ना। तो ऐसा भी हो रहा था कि फ्रांस क्या है, आसपास की वॉर में शामिल हो गया था। तो जब वॉर में कोई शामिल हो जाता है तो उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। तो फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी, पैसे की कमी होने लग गई थी। अब पहले जो ये मोनार्क हुआ करते थे, जैसे लुइस 14 है, 15 है, 16 है, ये सब मोनार्क डिक्टेटर टाइप से थे और इतने ज़्यादा सूटेबल भी नहीं थे, इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, पावरफुल नहीं थे। तो ये खूब पैसा खर्च किया करते थे, स्पेंडिंग ज़्यादा करते थे। और इनकी टैक्स स्ट्रक्चर इन्होंने ऐसी बना रखी थी कि पूरा के पूरा जो बर्डन होता था वो थर्ड स्टेट में पड़ता था, जो कि कॉमनर्स को देना पड़ता था पूरा टैक्स। तो कॉमनर्स में इस बात से थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि ऐसा क्या है कि अपन को टैक्स देना पड़ रहा है और ये कोई भगवान थोड़ी है जो टैक्स नहीं दे रहे, और इनको स्पेशल राइट्स भी मिल रहे हैं, इनको भगवान की तरह माना जाता है। सोशल इनइक्वालिटी थी उसमें, मतलब क्लर्जी और नोबल्टी को बहुत ऊंचा माना जाता था, कॉमनर्स को बहुत नीचा माना जाता था। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वर एग्जेम्प्ट, छूट थी उनको फ्रॉम टैक्सेस, वाइल थर्ड स्टेट बोर द ब्रंट ऑफ टैक्सेशन। तो पूरा ही पूरा टैक्स थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। तो इस बीच में क्या है कि कोई लीडर होना चाहिए, ऐसे चीज़ों को अपोज करने के लिए लीडर की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो लीडर यहाँ पे फिलोसफर के तौर पे आए, वो फिलोसफी से बताते थे कि ये कोई भगवान के अवतार थोड़ी है, इनकारनेशन ऑफ गॉड थोड़ी है, जैसे अपन हैं वैसे ही ये हैं। तो अपन इनको इतना ज़्यादा क्यों मानते हैं, ये टैक्स नहीं दे रहे हैं, समाज के साथ गलत, समाज में इनइक्वालिटी पैदा हो रही है। तो इससे अपन क्या करते हैं कि अपन सबको इक्वलिटी के लिए लड़ते हैं कि सब समान होने चाहिए, और जो नीचे की जिनको टैक्स देना पड़ता था उनको लिबरेट करें, लिबर्टी के लिए चाहिए कि उनको टैक्स ना देना पड़े। देखो, लिबर्टी और इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी हिंदी में बंधुता को बोलते हैं, मतलब आसपास आपस में भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुडनेस लाइक। तो एनलाइटमेंट थिंकर लाइक जॉन लॉकी, जीन जैकस रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सब ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये मोनार्की एक ही किंग का रूल है और ये मन पे आए जैसे काम कराता है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है। तो उन्होंने लोगों के बीच में ऐसे आइडिया दिए कि लिबर्टी, अपन को स्वतंत्र होना चाहिए, इक्वलिटी, समान होना चाहिए, और फ्रेटर्निटी, आपस में एकदम जुड़े रहना चाहिए,
तभी ये जो ऊपर के किंग और नोबल और क्लर्जी हैं ये अपन के ऊपर ज़्यादा क्या है, अपन को ओप्रेस नहीं कर सकते, दबाव नहीं बना सकते। जैसे रूसो की, ये तुम्हारे ऑप्शनल में आ सकता है। रूसो का क्या था, रूसो ने लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और मोंटेस्क्यू का आइडिया ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये दो नोबल थे उनके, तो उन्होंने इनको लिखा था, तो इन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, इफेक्ट डाला। तो इससे भी क्या है, लोगों में एक एजुकेट हुए लोगों को जानकारी हुई कि वास्तव में हो क्या रहा है अपने साथ। तो उनके दिमाग में जब ये चीज़ें आने लगी कि ये तो गलत है, अपन ही क्यों टैक्स देंगे, अपन ही क्यों नीचे दब के रहेंगे, तो उन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया। और उसका जो इंस्टेंट रीजन था, ये तो क्या है, उसके बेस रीजन थे कि बहुत दिनों से चले आ रहे थे। अब उसका जो इंस्टेंट रीजन था कि जो लुईस अपना 16 था, तो इसने क्या किया था, अपने जो स्टेट के जनरल होते हैं, जैसे ये मिनिस्टर था उसका, तो उससे बोल दिया कि भैया तू टैक्स, एक एक्स्ट्रा टैक्स और लगा दे। तो पहले ही बहुत ज़्यादा टैक्स थे और न्यू टैक्स लगाना, तो ये तो गलत होगा ना। तो थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि अपन टैक्स नहीं देंगे, और वो सब इकट्ठे हो गए एक साथ, और उन्होंने अपनी एक नेशनल असेंबली बना ली मिलके कि ये जो किंग कर रहा है ये गलत है, इसके खिलाफ अपन खड़े होंगे और नोबल्टी और क्लर्जी को उखाड़ के फेंक देंगे। इसके खिलाफ उन्होंने एक नई बना ली नेशनल असेंबली। और इन्होंने, ये 1789 की बात है, तो इन्होंने, अब सब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए तो उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो ये टेनिस कोर्ट में चले गए। टेनिस कोर्ट में जाके इन्होंने ओथ ले ली कि भैया हम नेशनल असेंबली बना रहे हैं, और ये तब तक ये काम करती रहेगी जब तक हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं बन जाते। बहुत अच्छी बात थी। और इसके साथ साथ इन्होंने एक, क्या है, एक फोर्ट था वेसाइल फोर्ट को भी गिरा दिया था। ये डेट याद रखना, 14 जुलाई 1789 को। तो यहाँ से ऑफिशियल शुरुआत हो जाती है रिवॉल्यूशन की। रिवॉल्यूशन में इन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली थी और वेसाइल फोर्ट को गिरा दिया था। अब नेशनल असेंबली जब आ गई तो इन्होंने क्या क्या किया, देखो, नेशनल असेंबली जब आ गई तो इन्होंने जो फ्यूडल प्रिविलेज चल रहा था, फ्यूडल को हिंदी में बोलते हैं सामंती व्यवस्था, जो क्लर्जी और नोबल्टी की जो व्यवस्था चल रही थी, नोबल्टी एंड क्लर्जी, तो इसको इसने अबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, और सबको इक्वलिटी का रिफॉर्म लेके आया कि सभी इक्वल हैं, अपन क्या है, इनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो सबको राइट दिए इक्वलिटी के, प्रॉपर्टी के, सिक्योरिटी के, रेसिस्टेंट टू ऑपरेशन, कोई भी दबाव नहीं बना सकेगा, सबको सिक्योर करेंगे अपन, सबकी सुरक्षा होगी। प्रॉपर्टी का राइट है कि पहले हमारे भी क्या है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी हमारे भी था, अभी राइट ऑफ प्रॉपर्टी को अपन ने लीगल राइट बना दिया, पहले फंडामेंटल राइट था, तो अपन पॉलिटी में पढ़ेंगे। अब इन्होंने क्या किया, असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करवाया 1791 में। तो इन्होंने क्या कहा कि मोनार्की रहेगी तो सही, मतलब किंग का जो रूल है वो रहेगा तो सही, पर उसकी जो पावर होंगी वो रिड्यूस कर दी जाएंगी, कम कर दी जाएंगी, और सेपरेशन ऑफ पावर इंट्रोड्यूस होगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर किसने दिया था, आपको पता है, मोंटेस्क्यू का था। और अपना रूसो का क्या था, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है, जैसे हमारा जो इंडियन स्टेट है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल मतलब सेंटर में पावर होंगी और स्टेट में भी पावर होंगी। ऐसे ही वहाँ पे अपना ये मोनार्की में किंग के पास भी पावर होंगी, दूसरा नेशनल असेंबली के पास भी पावर होंगी। तो और किंग की पावर कम कर दी और असेंबली की पावर बढ़ा ली। अब ऐसे ही करते करते जो नेशनल असेंबली में एक ग्रुप आया, जैकोबियन ग्रुप, और ये थोड़ा डिक्टेटर था ये। तो ये रूब्सपेयर था, जहाँ पे इसने बोला कि ये जो किंग हैं जो पहले शासन करते थे
और ये क्वीन मैरी और ये किंग्स है, इनको ही उन्होंने असैसिनेट करवा दिया, इसको ही बाहर निकलवा दिया, असैसिनेट करवा दिया और ऐसे लॉ पास कर दिए कि इन सबको मारा जाए। तो ये तो बहुत डिक्टेटरशिप हो रही थी कि जो पिछला जो शासन कर रहे थे लोग उनको ख़त्म ही कर दिया जाए। तो ये तो गलत था भाई। अपन ने जब असेंबली बना ली, अपने हिसाब से लॉ बना लिए, तो उनको छोड़ो, उनको जाने दो जो हुआ पीछे। पर इसने कहा है उनको एक्सक्यूट करवा दिया, मरवा दिया उनको। फिर क्या हुआ, पब्लिक सेफ्टी कमेटी बिठाई गई गवर्नमेंट की, और जो रूब्सपेयर था इसको डिक्टेटर घोषित किया गया, और डिक्टेटर घोषित करके इसको हटा दिया गया वहाँ से कि भैया तुझसे भी एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं होगा, तेरे तो डिसीजन ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। तो अब इसके बाद जो रूल आया वो डायरेक्टरी का आया। जैसे ये जो था रूब्सपेयर, ये ख़त्म हो गया, तो एक नई गवर्नमेंट बनी, उसको डायरेक्टली बोला, डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी में कभी कभी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती हैं तो गवर्नमेंट समझ नहीं पाती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। काफ़ी गवर्नमेंट में ऐसे लीडर नहीं होते, वीक होते हैं। तो ये जो डायरेक्टरी थी वो वीक और करप्ट थी। अब जब वीक और करप्ट दिख गया तो नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ पे क्या है एंट्री होती है। कोई भी चीज़ वीक होती है तो फिर अपन को एक स्ट्रॉन्ग पार्ट लेके आना पड़ता है जो उसको सब्स्टिट्यूट कर सके। अब जैसे ये डायरेक्टरी को इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने ख़त्म करके 1799 में अपन को खुद को एक रूलर डिसाइड कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। अब फिर क्या होता है, अब बोनापार्ट ने अपना रूल किया और फिर अब ऐसे धीरे धीरे उसमें चलता रहा। फिर अब लास्ट में अपन ये पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर तो बहुत बड़ा है, कि इसके इम्पैक्ट क्या रहे। मैंने शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए बनाए हैं और इसमें केवल वही है जो कुछ मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है। ज़्यादा अपन ने कुछ इसमें डाला नहीं है, स्टोरी टाइप से है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अपन क्या है, इसका शॉर्ट नोट्स में एक बार इसको पता चल जाए कि इसमें बेसिकली है क्या। शुरुआत में जो क्लर्जी नोबल्टी समराइज़ करता हूँ। देखो एक बार, जो क्लर्जी नोबल्टी और ये कॉमनर थे, क्लर्जी और नोबल्टी को टैक्स नहीं देना पड़ता था और इनको पूरा टैक्स देना पड़ता था। इनको स्पेशल प्रिविलेज भी मिलते थे, इनकी पूजा की जाती थी, ये जो कह देते थे वही रूल बन जाता था, किंग भी इनको मानता था। तो और जो नए टैक्स लगते थे वो पूरे इस ग्रुप पे लगते थे, कॉमनर्स पे। तो कॉमनर्स तो एकदम परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। और ऐसा फेमाइन भी हो गया था उस टाइम, तो रोटियों के लाले पड़ गए थे उस टाइम। तो इनके पास तो पूरा पैसा और इनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं। अब कोई जैसे ये इकोनॉमिकल कंडीशन इनकी ख़राब हो गई थी। जब कोई किंग अपने हिसाब से चलेगा, नियम से नहीं चलेगा, दूसरे के वॉर में घुसेगा, वैसे लड़ाई लड़ेगा, तो वहाँ की इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी तो फिर और टैक्स बढ़ा देते हैं। तो टैक्स बढ़ाने पे पीजेंट क्या करे, पीजेंट जितना उसके पास होता नहीं है उससे ज़्यादा देने के लिए बोल देते हैं। अब 70% टैक्स, इनकम जैसे आपकी 100 रुपये तो उस पर 70% टैक्स ले लेंगे और 30% ही बचेगा, 30 रुपीज़ बचेगा। तो पीजेंट करेगा क्या, वो क्यों काम करेगा। तो ये सब हो रहा था। तो इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए, मोनार्की ख़त्म हो गई, देखो एंड ऑफ मोनार्की, और लिबर्टी और इक्वलिटी आ गई। स्प्रेड ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडियाज़, द रिवोल्यूशन इंस्पायर्ड मैनी अदर नेशन इन यूरोप अक्रॉस द वर्ल्ड अगेंस्ट मोनार्की ऑपरेसिव रिजाइम। कहीं ना कहीं इंडिया को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिला कि जब ये फ्रांस वाले कर सकते हैं, फ्रेंच कर सकते हैं, तो अपन क्यों नहीं कर सकते। जो चीज़ गलत है उसके खिलाफ तो अपन सब इकट्ठे होकर खड़े हो ही सकते हैं ना। सोसाइटी में चेंज हुआ कि जो फ्यूडलिज्म था, सामंती व्यवस्था थी, नोबल्टी क्लर्जी वाली व्यवस्था थी, वो ख़त्म हुई और न्यू लॉ आए जिसमें सबके लिए समान सिविल लिबर्टी थी, एजुकेशन थी और टैक्सेशन सिस्टम भी फेयर था। वुमन, इसमें वुमन का भी रोल था, इन्होंने भी पार्टिसिपेशन अच्छा किया था। और ये सभी है। तो इसको नोट्स को बार बार आपको रिवाइज कर लेना है और इसमें जो है उसको डिटो, ऐसे एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चंस तो डिटो लिख देना है आपको। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट 3 स्टेट्स ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। दूसरा, व्हाट आर द नेम ऑफ द फिलोसफर्स। तो फिलोसफर्स के नाम होने चाहिए, उन्होंने क्या क्या लिखा उनका होना चाहिए। चलो इसको आप याद करना थोड़ा।
और अपन क्या है इसका पूरा बड़ा स्टडी करेंगे एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू।